हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जिसको आप HAP के नाम से जानते हैं। आज इसका फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही में आप ये भी बता दीजिए कि कितने लोगों के सेशनल एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं या किन लोगों के अभी शुरू नहीं हुए हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके जो इंटरनल मार्क्स जाते हैं वो सेशनल के बेस पे नहीं जाते हैं। तो बहुत कम ही कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे वो सेशनल के बेस पे जाते हैं, वरना तो आपका टीचर्स के साथ क्या बिहेवियर है, आपका अटेंडेंस कितना है, आपने प्रैक्टिकल फाइल बनाया नहीं बनाया, समझ रहे हैं ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसका जो आपका सेशनल एग्ज़ाम होता है, इसके मुश्किल से समझिए 5 से 10 नंबर ही जोड़े जाते हैं, बाकी तो और दूसरी चीज़ों को मिला के नंबर दिए जाते हैं। और ज़्यादातर कॉलेज यही चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ, इसलिए वो आपको अच्छे नंबर देते हैं। लेकिन अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप उनको परेशान करते हैं, आप सेशनल एग्ज़ाम में प्रेजेंट नहीं होते हैं, फिर उनका मूड ख़राब होता है और नंबर काटते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप ना जो फाइनल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को सामने रख के चलिए और उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। सेशनल में अगर आपके नंबर आगे पीछे होते हैं या सेशनल के हिसाब से मैं आपको अगर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं आपको ना फाइनल एग्ज़ाम तक प्रिपेयर कर दूंगा पूरा, और पूरा सिलेबस पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या होता है। इसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी है इस वाले चैप्टर के अंदर। एक तो क्या है इसका इंट्रोडक्शन कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है, और दूसरा और कुछ टर्म्स यूज होते हैं जिसको टर्मिनोलॉजीज भी बोलते हैं, वो इसमें मेंशन नहीं किया कि कौन से पढ़ने हैं, इसलिए कुछ जो मेन हैं वो आपको पढ़ा दिए जाएंगे, जो मतलब मेडिकल फील्ड में यूज होते हैं, खासतौर से एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो एनाटॉमी क्या है, क्वेश्चन कभी पूछ लेता है एक आध नंबर का कि डिफाइन एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को आप ऐसे समझिए, यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो तो आप देखेंगे ही। जैसे कि मान लीजिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो एनाटॉमी क्या है इसको समझिए। मैं ऊपर से जो आपको दिख रहा हूँ ना, मैं समझिए एक एनाटॉमी हूँ। मेरा ये हाथ दिख रहा है कितना लंबा है, मेरा ये हाथ आपको सामने से ये पंजा दिख रहा है, इसमें उंगलियां कैसी हैं, मोटी हैं, पतली हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, समझ रहे हैं। तो ऊपर से आप देख के जो अंदाज़ा लगाते हैं वो होता है एनाटॉमी। और फिर ये कि ये उंगलियां जो है मेरी इससे जुड़ी हुई हैं, तो ये क्या कहते हैं, फिर ये मेरा जो ये इतना हिस्सा है, जो पाम है, जो हथेली है, ये हमारे इस वाले एरिया से जुड़ा हुआ है, जो बाजू है, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है, समझ रहे हैं ना। ये इतना है, फिर यहाँ पे कोहनी आ जाती है, फिर इधर एक हिस्सा है, तो इनका आपस में क्या कनेक्शन है। मेरा सर है, मेरे गर्दन से जुड़ा हुआ है, फिर ये मेरे इधर शोल्डर से जुड़ा हुआ है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका क्या शेप होता है, उनकी बनावट कैसी है, समझ रहे हैं ना। अलग अलग शेप की उनकी बनावट कैसी है, उनका एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, ठीक है ना। तो ये ऊपर से जो चीज़ों को हम लोग देख के, अब चाहे वो अंदर के हमारे पार्ट्स, जैसे कि मान लीजिए हार्ट है, तो हार्ट कैसा बना हुआ है, गोल है, चौकोर है, उल्टा लटका हुआ है कि सीधा लटका हुआ है, हमारे जो फेफड़े हैं वो कैसे हैं, हमारी किडनी है उसका शेप क्या है, वो कैसा है, किस चीज़ का बना हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोग जब पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी क्या है, तो फिजियोलॉजी ये हमारे जो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं ये कैसे फंक्शन करते हैं, इनका ये मतलब इनके अंदर क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये क्या काम कर रहे हैं, वो इनका फिजियोलॉजी होता है। जैसे एग्जांपल से समझिए कि हमने खाना खाया, तो अब हमारे क्या है, यहाँ से सलाइवा निकल रहा है, तो सलाइवा निकलना सलाइवरी ग्लैंड से, ये उसका समझिए एक तरीके से फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं बॉडी के, कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो क्या कर रही हैं, सलाइवा निकाल रही हैं। तो ये जो उनका प्रोसेस है, जो फंक्शन है, वो होता है फिजियोलॉजी, समझ रहे हैं। ऐसे ही हमारा मान लीजिए खाना हमने खाया, वो गया हमारे जीआईटी के अंदर, हमारे आंतों के अंदर, अब वहां पे अब वहां पे जाके डाइजेस्ट हो रहा है, हजम हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ना, समझ रहे हैं, अब आंतों का जो काम है वो उसका फिजियोलॉजी है, समझ रहे हैं। उसकी जो बनावट वो एनाटॉमी, उसका जो क्या कहते हैं काम है, जो फंक्शन है, वो उसका क्या है, फिजियोलॉजी है। हार्ट का बनावट है, एक कैसे हार्ट बना हुआ आपको पता है, अब वो उसका जो काम है वो उसकी क्या है, वो पंप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, वो सुकड़ रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, फिर रिलैक्स हो रहा है, कॉन्स्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो समझ रहे हैं, तो ये उसका क्या है, फंक्शन है, वही उसका फिजियोलॉजी है। समझ रहे हैं, हमारा ब्रेन है, उसकी एक बनावट है, लेकिन उसके अंदर क्या काम चल रहा है, वो उसका फंक्शन है। समझ में आ गया। तो एनाटॉमी क्या होता है, जो स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी उसका फंक्शन, ठीक है ना। ये शॉर्ट में आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, जिसमें ये एनाटॉमी क्या है,
ये साइंस की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, यानी उनको कैसे बनाया गया है, उनका पोजीशन पढ़ते हैं कि वो उस किस पोजीशन में है, वो समझ रहे हैं किस पोजीशन में है। फिर उसका लोकेशन पढ़ते हैं कि वो कहाँ पे लोकेट है। लोकेट मतलब जैसे कि हार्ट हमारा कहाँ पे है, हमारे फेफड़े कहाँ पे है, हमारे इंटेस्टाइन कहाँ पे है, हमारा ब्रेन कहाँ पे है, हमारी किडनी कहाँ पे है, समझ रहे हैं ना, सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पे है, लेक्राइमल ग्लैंड्स कहाँ पे हैं, समझ रहे हैं। तो पूरा जो हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं वो भी इसके अंदर आ जाता है, उनका लोकेशन क्या है और उनका आपस में एक दूसरे के साथ में क्या रिलेशनशिप है, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, तो वो होता है हमारा एनाटॉमी। जैसे कि हमारे बोन हैं तो वो बोन कैसे बने हुए हैं, समझ रहे हैं ना, उनके क्या शेप होते हैं, कितने लंबे होते हैं। ऐसे हमारे मसल्स हैं या नर्व्स हैं, तो ये सब क्या है ऊपर से हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, उनका फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो वो होता है एनाटॉमी। और उसको क्या है, उसी को जब हम लोग डिटेल में उसके फंक्शन को पढ़ते हैं तो वो हो जाता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को डिफाइन करने के लिए पूछे तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें हम लोग बॉडी के फंक्शन को पढ़ते हैं कि ये किस चीज़ पे फोकस करता है, इस चीज़ को समझने पे कि हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स या जो सेल है हमारी बॉडी के, या जो टिश्यूज हैं, या जो क्या कहते हैं सिस्टम्स हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग सिस्टम है, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम है, ये सारे सिस्टम ही आपको पढ़ना है इसमें। असल में देखा जाए तो एचएपी के अंदर ना पूरा जो एचएपी आपका सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको सारे सिस्टम ही पढ़ने हैं। नर्वस सिस्टम आपको पढ़ना है, स्केलेटल सिस्टम आपको पढ़ना है, तो ये सारे सिस्टम आगे हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे, टेंशन न लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे जो क्या कहते हैं अलग अलग बॉडी के सिस्टम हैं, वो सारे सिस्टम या ये सारी चीज़ें मिल के किस तरीके से हमारा जो लाइफ प्रोसेस है, यानी हमारी जो जिंदगी है उसको कैसे वो मेंटेन करते हैं, क्या क्या तरीके से कैसे काम होता है, कैसा मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे खाना हजम होता है, कैसे अंदर जाता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे एक्सट्रैक्शन होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल जैसे कि डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गया, या मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। मेटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज़ का बनना या किसी चीज़ का टूटना। हम लोग खाना खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट है उसको टूट रहा है, टूट के फिर वहाँ से एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ें मिलके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म आप पढ़ेंगे सेकेंड ईयर के अंदर, जो आपका सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, वहाँ पे एक टॉपिक है मेटाबॉलिज्म, वहाँ पे आप डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इतना समझिए कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना या किसी चीज़ का जुड़ना, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। किसी चीज़ का टूटना भी और किसी चीज़ का जुड़ना, दोनों चीज़ें आ जाती हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर। अब उसमें एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म, तो उसके डिटेल में हम लोगों को नहीं जाना अभी। अब दूसरा जो टॉपिक इसके अंदर है, बहुत कम पूछता है लेकिन फिर भी आपको याद होना चाहिए, स्कोप ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। ये सिलेबस में है, कभी भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं अलग अलग स्टेट के पिछले साल के, यानी 2023 के जो क्वेश्चन पेपर हैं अलग अलग 4-5 स्टेट के देखे, तो इस वाले चैप्टर से उसमें क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं, और छोटा सा चैप्टर भी यही है, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना चाहिए सब कुछ। तो स्कोप का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना चाहिए स्कोप क्या होता है। आपने देखा होगा अलग हर सब्जेक्ट के अंदर पूछ लेता है, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बताइए, स्कोप ऑफ एचएपी बताइए, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी बताइए। तो स्कोप का मतलब क्या होता है, तो स्कोप का मतलब होता है, ठीक है ना, तो स्कोप का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ के जरिए से कितना ज़्यादा या कितना, तो किसी भी चीज़ के जरिए से किसी फील्ड को या किसी एरिया को कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। स्कोप का मतलब क्या है कि किसी भी एरिया को या किसी फील्ड को किसी चीज़ के जरिए से कितना ज़्यादा कवर किया जा रहा है, या वो क्या है और वो चीज़ कितना बेनिफिशियल है, समझ रहे हैं ना। तो इसका मतलब ये कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आप स्कोप पढ़ रहे हैं, तो ये कि ये किसी एरिया को, मान लीजिए हेल्थ केयर एरिया है, तो वो कितना उसमें इसकी इंपॉर्टेंस है, कितना ये उस फील्ड को कवर करता है और इसका क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है इसके अंदर, ठीक। तो हम लोग 2-4 अलग अलग टॉपिक से देख लेते हैं, आप ये याद कर लीजिएगा, बाकी आप सीधे खुद बना देंगे, ठीक है ना। ये है ना, इसको बस ध्यान से आपको याद करना चाहिए, बाकी इन सब चीज़ों को नहीं रटना चाहिए। इन सब चीज़ों को रटेंगे तो आपका दिमाग सड़ जाएगा, इसलिए कि ये सब चीज़ें रटने की नहीं होती हैं, बल्कि आप इनको 1-2 बार पढ़ लीजिए, इसमें जो वर्ड्स हैं उनको थोड़ा समझ लीजिए, फिर अपने खुद से बनाने की कोशिश करिए। तो ये पॉइंट्स होते हैं। तो अगर हम लोग एचएपी पढ़ते हैं तो क्या फ़ायदा होगा हमको, तो एक तो क्या है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो हमारे बॉडी का कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग समझने लग जाते हैं अगर हम लोग एचएपी पढ़ते हैं। एक नॉर्मल इंसान जिसने एचएपी नहीं पढ़ा है
तो वो सारी चीजें नहीं जानेगा जो आप एचएपी पढ़ने के बाद जान जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि खाना कैसे हजम होता है और कैसे उससे हमको एनर्जी मिलती है, एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं हम उससे, ये एक नॉर्मल आदमी को नहीं जानेगा। वो तो इतना जानता है वह खाना खाते हैं हजम हो जाता है, लेकिन इसमें कितने सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कितने सारे उसके अंदर एसिड आके मिल रहे हैं और भी क्या क्या चीजें आके मिल रही हैं, कितने प्रोसेस से गुजरने के बाद वो एनर्जी बन रहा है, एनर्जी दे रहा है हमको, ये एक नॉर्मल आदमी नहीं जानता, लेकिन आपको पता चलेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, मेडिकल प्रैक्टिस। मेडिकल प्रैक्टिस के लिए ना ये हमको बहुत जरूरत पड़ती है। अगर मेडिकल प्रैक्टिस मतलब लोगों का इलाज करना है, बीमारियों को ठीक करने के लिए वाले फील्ड में आप जाना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एचएपी तो पढ़ना ही पड़ेगा। बिना एचएपी पढ़े आप एक अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, एक फिजिशियन नहीं बन सकते हैं। ठीक है ना। डॉक्टर एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल नीड ए डीप नॉलेज। ठीक है ना, उनको एक डीप नॉलेज की जरूरत होती है, एक बहुत ज्यादा गहरी इंफॉर्मेशन और नॉलेज की जरूरत होती है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की, ताकि वो बीमारियों को ट्रीट कर सकें। ठीक है। और क्या, डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, यानी बीमारियों को डायग्नोस करना है, बीमारियों को खोजना। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, डायग्नोस करता है। डॉक्टर का असल काम दवा देना नहीं होता है, डॉक्टर का असल काम होता है बीमारियों को डायग्नोस करना। आपसे पूछेगा, सिम्टम्स पूछेगा, आपको कैसा हो रहा है, उल्टी आ रही है क्या, आपको नजला हुआ है, आपको खांसी आ रही है क्या, पेट में दर्द हो रहा है क्या, बदन गर्म सा लग रहा है क्या, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ये सारी चीजें पूछ के ना बीमारी को डायग्नोस करता है। यानी समझिए बीमारी को खोज के निकालता है कि असल में दिक्कत क्या है। सिम्टम कुछ और होते हैं, बीमारी कुछ और होती है। ठीक है ना। तो बीमारियों को ढूंढ के निकालना उसको बोलते हैं डायग्नोसिस। तो बीमारियों को ढूंढ के निकालने के लिए, डायग्नोसिस के लिए हमको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और क्या है, सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर मतलब ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं, तो ऑपरेशन करने के लिए आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सी बॉडी का पार्ट कहाँ पे है, किस तरीके से बॉडी की बनावट है, मान लीजिए ऑपरेशन ही करना, कितने लेयर होते हैं समझने पता ही नहीं है, तो कैसे वो ऑपरेशन करेगा। तो ऑपरेशन प्रोसीजर के लिए जरूरी है कि आपको एचएपी बहुत अच्छे से आना चाहिए। ऐसे क्या है, पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस, ये क्या है, एक पूरी ब्रांच है। ये क्या है, एक फार्मेसी की या मेडिकल लाइन की एक ब्रांच है। इस ब्रांच के अंदर क्या पढ़ा जाता है, इसमें देखा जाता है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर बीमारी है तो वो कैसे कैसे डेवलप हो रही है, क्या उसके स्टेप्स थे। यानी फॉर एग्जांपल जैसे कैंसर हो रहा है तो कैंसर क्यों डेवलप हुआ, कैसे कैसे डेवलप हुआ, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो सारी चीजों को डिटेल में पढ़ा जाता है पैथोजेनेसिस या पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। आपका एक सब्जेक्ट है फार्माकोथेरापेटिक्स सेकेंड ईयर के अंदर, उसमें आपको बीमारियों के पैथोजेनेसिस पढ़ने हैं या पैथोफिजियोलॉजी के बीमारियां कैसे कैसे डेवलप होती हैं। समझ में आ रही बात, तो वहां पे आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस के लिए, पैथोफिजियोलॉजी के लिए भी आपको एचएपी की जरूरत पड़ती है। और क्या, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मतलब और क्या, फिजियोथेरेपी के लिए भी आपको एचएपी की जरूरत पड़ती है। फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज वगैरह करा के बीमारियों का जो इलाज किया जाता है वो फिजियोथेरेपी होता है। और क्या, ड्रग डेवलपमेंट। ड्रग डेवलपमेंट के लिए भी आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत अच्छे से आना चाहिए। नई दवा बनाना आपको, तो अगर आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं आएगी, आप जानते ही नहीं है कि बॉडी में कैसे फंक्शन होते हैं, कैसे मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे हमारी बॉडी काम करती है, किस चीज को एक्सेप्ट करती है, किस चीज को रिजेक्ट करती है, जब आपको बॉडी का फंक्शन ही नहीं मालूम होगा तो आप दवा भी नहीं बना सकते हैं। और क्या है, सेल्फ मेंटेनेंस। सेल्फ मेंटेनेंस के लिए भी क्या है, ये बहुत जरूरी होता है। आदमी खुद को क्या है, मेंटेन करके रखना, हेल्दी रखना है। ठीक है ना, अपनी कम्युनिटी को हेल्दी बनाना चाहता है तो उसको भी एचएपी आना चाहिए, तभी वो क्या अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को, अपने फैमिली मेंबर्स को क्या हेल्दी रख सकता है। तो उसके लिए भी इसको जरूरत पड़ती है। ये 8 पॉइंट्स हैं, इसमें और अपनी तरफ से ऐड भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको घटा भी सकते हैं। 2-4 आप इसमें जरूर याद कर लीजिएगा। एक टॉपिक इसके अंदर डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। ठीक है ना, अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं उनका डेफिनेशन आपको बताना है, यानी उनको डिफाइन करना है कि वो क्या है। तो क्या कहते हैं, जो हमारे जो मेडिकल साइंस है, ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए, आप पढ़ाई को आसान करने के लिए, जो हमारी क्या कहते हैं मेडिकल साइंस है, पढ़ाई को या चीज़ों को समझने के लिए, बॉडी के क्या कहते हैं एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने के लिए मेडिकल साइंस ने बॉडी को क्या है अलग अलग क्या है एनाटॉमिकल प्लेन्स में क्या है बांट रखा है। अलग अलग एनाटॉमिकल प्लेन्स में बांट रखा है। प्लेन्स मतलब अलग अलग सेक्शन या पार्ट कह सकते हैं आप, ठीक है ना, अलग अलग सेक्शन में या अलग अलग पार्ट्स में बांट रखा है। ठीक है ना, और फिर उसी के हिसाब से उनके बॉडी के अलग अलग सेक्शन के हिसाब से, अलग अलग पोजीशन के हिसाब से, कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई दाएं साइड में है, कोई बाएं साइड में है, कोई पीछे है, कोई आगे है। तो इस तरीके से ना हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग क्या है
मतलब पोजीशन के हिसाब से उनको नाम दिए गए हैं। एक तो अलग नाम है जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के हैं वो अलग, उसके अलावा कुछ टर्म्स बनाए गए हैं, आप उसको देखेंगे अभी समझ में आएगा कि वो क्या चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ना क्या कहते हैं, जो मतलब टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं, अलग अलग प्लेन्स के हिसाब से जो बॉडी को बांटा गया है, तो उसके बेसिस पे हम लोग इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है ना। हमारी बॉडी को पूरा 3 कैटेगरी में बांट के उसके अलग अलग टर्म्स को पढ़ते हैं। तो एक होता है डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज। अब ये डायरेक्शनल क्या होता है अभी आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये सिर्फ इतना याद रखिए। दूसरा होता है प्लेन्स टर्मिनोलॉजीज और तीसरा होता है बॉडी कैविटीज, ठीक है ना। इन 3 चीज़ों को हम लोगों को पढ़ना है। तो एक क्या है डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज, इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो ये जो डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज हैं, दीज आर यूज्ड टू डिस्क्राइब और लोकेट द रिलेटिव पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो इसके अंदर डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनका लोकेशन क्या है, ठीक है ना, उनका पोजीशन क्या है एक दूसरे के साथ में, किस हालत में है, वो ऊपर हैं कि नीचे हैं, और उनका लोकेशन क्या है, ठीक है ना, बॉडी के पार्ट्स के, उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजीज क्या यूज होती हैं मेडिकल साइंस के अंदर। तो एक होता है सुपेरियर एंड, ये अब आपके सामने आ गया कि डॉक्टर ने कहा ना कि इसका सुपेरियर एंड क्या है, काम नहीं कर रहा है, तो कहेंगे यार ये सुपेरियर एंड क्या है, ये इसका सुपेरियर एंड वाला जो पार्ट है बॉडी का वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो आपको पता होना चाहिए सुपेरियर एंड का मतलब एबव और टुवार्ड्स द हेड, जो हमारा हेड है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या, सुपेरियर एंड का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है या जो हमारे हेड की तरफ जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर एंड, या उसको अपर क्रेनियल भी बोलते हैं, अपर क्रेनियल भी बोलते हैं। दूसरा होता है इन्फेरियर, तो सुपेरियर से ऊपर वाला हो गया तो इन्फेरियर नीचे वाला हो जाएगा, इसको हम लोग लोअर भी बोलते हैं या इन्फेरियर एंड भी बोलते हैं, बिलो नीचे साइड में, या टुवार्ड्स द फीट या हमारे पैरों के साइड में, ठीक है, पैरों की तरफ। और तीसरा क्या है एंटीरियर, और तीसरा है सी एंटेरियर और वेंट्रल एंड। तो ये क्या होता है एंटेरियर या वेंट्रल, इट इंडिकेट्स द बॉडी पार्ट्स प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द बॉडी। ये क्या बताता है कि जो हमारे बॉडी के फ्रंट साइड में, ये हम जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं तो फ्रंट साइड में क्या क्या चीजें हैं उसको बताने के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, एंटेरियर और वेंट्रिकल एंड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या चीज आ जाती है, जैसे कि हमारा चेस्ट आ जाता है, या ब्रेस्ट है वो आ जाता है, या एब्डोमेन है जो पेट वाला इलाका है, पेट वाला इलाका मतलब पेट वाला एरिया है जो हिस्सा है वो आ जाता है। ऐसे क्या है एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन से, जो सेक्स ऑर्गन है जो बाहर है, जो अंदर नहीं, जो बाहर हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा क्यूरियस नहीं होना है कि एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स क्या है, आपका एक चैप्टर है वहां पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। और डी क्या है पोस्टेरियर और डोर्सल एंड, ठीक है ना, पोस्टेरियर और डोर्सल एंड। तो ये क्या बताता है, तो ये उसका उल्टा है, ठीक है ना, ऊपर वाले का। पोस्टेरियर से आपको समझना चाहिए पीछे, जो हमारी बॉडी का जो पीछे वाला हिस्सा है, तो उसमें कौन कौन से बॉडी के पार्ट्स हैं वो इसके अंदर बताया जाता है, जैसे कि वर्टेब्रल कॉलम हो गया जो रीढ़ की हड्डी है, या शोल्डर ब्लेड्स हो गए, ये जो होते हैं ना, ये शोल्डर ब्लेड्स हो गए, तो ये सब जो पीछे आते हैं तो वो आ जाता है पोस्टेरियर, क्या उसको बोलते हैं पोस्टेरियर या डोर्सल एंड। और भी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है। और एक होता है मीडियल, तो इसका मतलब होता है क्लोजर टू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। अब जैसे कि मान लीजिए मेरी ये बॉडी है तो एक लाइन यहाँ से सीधा खींचा गया, जैसे आप ये देख पा रहे हैं माइक है ना, ये बीच से, ठीक है ना, तो एक इधर एक पार्ट कर दिया, एक पार्ट इधर कर दिया, तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मीडियल, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं मीडियल। एफ एक और टर्म है वो है लेटरल। लेटरल का मतलब क्या है कि जो मिड लाइन है उससे जो दूर, जैसे कि ये मान लीजिए मिड लाइन है तो ये हाथ इससे दूर है ना, तो ये लेटरल में आ जाएगा, ठीक। और क्या है प्रोक्सिमल एंड, क्या है प्रोक्सिमल एंड, इट इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर नियरेस्ट टू द गिवन पॉइंट। तो प्रोक्सिमल एंड का मतलब क्या है, ये कह रहे हैं जो गिवन पॉइंट है उसके जो करीब है। तो प्रोक्सिमल एंड का मतलब क्या, ये कह रहे हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर है, मान लीजिए कोई भी पार्ट है, तो ये एक पॉइंट दिया गया, तो इसके जो पास में जो एरिया हैं, ठीक है ना, इसके पास में जो एरिया हैं उसको हम लोग बोलेंगे प्रोक्सिमल, ठीक है ना, प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। और दूसरा इसी के मुकाबले में है डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब ये जो क्या कहते हैं, कोई भी एक पॉइंट दिया गया, कोई भी बॉडी का पार्ट हो गया, तो इसके जो दूर वाले हिस्से हैं, ठीक है ना, इससे जो दूर वाले हिस्से हैं उसको बोलेंगे हम लोग डिस्टल, ठीक। अब दूसरे एक टाइप तो हम लोगों ने पढ़ लिया डायरेक्शनल वाला, अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेन्स ऑफ द बॉडी। क्या पढ़ेंगे, प्लेन्स ऑफ द बॉडी। तो प्लेन्स ऑफ द बॉडी मतलब दिस ग्रुप इन्वॉल्व द टर्म्स विच आर रिलेटेड टू द प्लेन्स एंड सेक्शन ऑफ द बॉडी। प्लेन्स का मतलब समझिए सेक्शन,
बॉडी को हम लोगों ने कई सेक्शन में बांट रखा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लेन्स में बॉडी को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, यानी इसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें क्या चीजें आती हैं, तो उसमें वो चीजें आती है जो हमारी बॉडी के प्लेन्स को या सेक्शन को बताती हैं। तो इसमें कोई खास चीजें नहीं है, बल्कि आपने ऊपर जो पढ़ा है वही सारी चीजें इसमें भी आ जाएंगी। तो एक इसमें होता है सैजिटल प्लेन। क्या है सैजिटल प्लेन? मतलब इट डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ्स। ठीक है ना, ये बॉडी को हमारे लेफ्ट और राइट में क्या है, दो हिस्सों में बांट देती है। हाफ का जो क्या है प्लुरल होता है वो होता है हाफ्स, ठीक है ना। तो बॉडी को दो हिस्सों में बांट दिया, एक लेफ्ट एंड राइट, तो ये हो जाता है हमारा। उसके लिए जो टर्म यूज होता है उसको बोलते हैं सैजिटल, ठीक है ना, सैजिटल प्लेन। दूसरा होता है कोरोनल और फ्रंटल प्लेन। तो ये क्या करता है, बॉडी को फ्रंट और बैक में बांट देता है। जैसे मैं सामने खड़ा हूं तो ये फ्रंट वाला है, यहां से एक लाइन खींचा ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, इसके नीचे वो ऐसे हाथों से समझिए काटते हुए गया, ठीक। तो ये जो है एक आगे वाला हिस्सा हो गया, एक पीछे वाला हिस्सा हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, ठीक है ना। तीसरा होता है ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तीसरा क्या है, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो इसमें बॉडी को आधे पर से, ये ठीक है ना, आधे पर से जहां पे भी आधा हो तो वहां से एक ऊपर एक नीचे बांट दिया जाता है। तो ये अलग अलग बॉडी के पार्ट्स बना रखे, सेक्शन बना रखे हैं, तो ये आ जाते हैं आपके प्लेन्स ऑफ द बॉडी के अंदर। और तीसरा आपका बॉडी कैविटीज। कैविटीज का मतलब होता है कोई खुला हुआ हिस्सा, जैसे कि हमारा मुंह है, अब मुंह से जो ये अंदर खुला हुआ हिस्सा तो वो भी एक कैविटी है। ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्पेस वाली जगह है, चाहे वो नसें हों या फेफड़ों के अंदर जगह है, या ट्रेकिया है उसके अंदर जगह है, या हमारा हार्ट है उसके अंदर जो खाली जगह है, या हमारा चेस्ट है, तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारे रिब्स हैं, जो हमारे रिब्स हैं, हमारी पसलियां, उसके अंदर खाली जगह है, तो जो भी खाली जगह होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं कैविटी। हमारा एब्डोमेन भी आ जाता है, तो उसके अंदर हम लोग कैविटीज के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो होल्स हैं, आप होल भी कह सकते हैं। तो इसमें एक आ जाता है थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना, इसमें क्या आता है, थोरेसिक कैविटी। तो ये क्या होता है, दिस इज प्रेजेंट अपर साइड ऑफ द बॉडी, अपर साइड ऑफ द बॉडी के, यानी बॉडी के ऊपर वाले साइड में जो क्या कहते हैं कैविटीज हैं उसको हम लोग बोलते हैं थोरेसिक कैविटीज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेस्ट कैविटी, इसको हम लोग चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं, जैसे कि ट्रेकिया हो गया आपका, ट्रेकिया जानते हैं ना, जैसे कि जो लंग्स है, तो हमारे लंग्स से ऊपर वाला जो पाइप होता है जिसको विंड पाइप भी बोलते हैं, तो उसको ट्रेकिया बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद लंग्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, हार्ट भी हमारा आ जाता है, एसोफेगस, ये जो खाने वाली नली है, एसोफेगस भी आ जाता है, नर्व्स भी आ जाते हैं, हमारे लार्ज ब्लड वेसल्स जो हैं ये सब आ जाते हैं किसमें, थोरेसिक कैविटी के अंदर। जो लार्ज ब्लड वेसल्स है जो ऊपर साइड में है, जो नीचे उनको नहीं कहेंगे थोरेसिक कैविटी के अंदर, ठीक है ना। दूसरा होता है एब्डोमिनल कैविटीज। क्या है, एब्डोमिनल कैविटीज। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो जो क्या कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो जो चीजें थोरेक्स और पेल्विस के अंदर आती हैं उसको हम लोग इसके अंदर लेते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में जो एरिया है थोरेक्स और पेल्विस के बीच में, वो आता है एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर, ठीक है ना। ये हमारा चेस्ट से नीचे जो हिस्सा है, और जो कूल्हा होता है, कूल्हा से ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आ जाता है एब्डोमिनल कैविटीज के अंदर। इसके अंदर क्या चीजें आ जाएंगी हमारी, तो इसमें आ जाएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है ना, हमारा जो जीआईटी है, ठीक। और क्या होता है जीआईटी, मतलब ये जो हमारा हम खाना खाया एसोफेगस से नीचे वाला जो हिस्सा है, ठीक है ना, एसोफेगस आ गया, फिर वहां से स्टोमक का हिस्सा शुरू होता है, फिर वो आंत वगैरह आ जाती है, तो सब आएंगे इसके अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, ठीक। उसके बाद क्या है, किडनी है, और क्या कहते हैं हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, ये सब आ जाते हैं इसके हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। और एक होता है पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इट इंक्लूड्स द यूरोजेनाइटल सिस्टम। यूरोजेनाइटल का मतलब होता है यूरिन एंड जेनाइटल, ठीक है ना, यूरिन का जो सिस्टम हमारा, और जो हमारा क्या कहते हैं जेनाइटल, मतलब जो हमारा सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पूरा इसमें आता है यूरोजेनाइटल के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या चीजें आ जाएंगी, तो जो किडनी से हमारा जो एक पाइप निकल के आता है, ठीक है ना, यूरिन को लेके, तो यूरेटर हो गया, और क्या यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है आपका, फिर यूरेथ्रा हो जाता है, ठीक है ना, जो जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है वो मेल और फीमेल का दोनों का यूरेथ्रा होता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं मेल एंड फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये सब आ जाते हैं किसमें, हमारे पेल्विक कैविटी के अंदर। और एक होता है हमारा डोर्सल कैविटी। तो डोर्सल कैविटी क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट कैविटी अमंग्स द अदर। जितने भी ये कैविटीज हैं इन सब के अंदर सबसे छोटी जो कैविटी है वो कौन सी होती है, हमारी डोर्सल कैविटी। कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी। तो इसके अंदर क्या चीज आती है, हमारी जो क्रेनियल, हमारी जो खोपड़ी है, इसके अंदर जो एक होल है या स्पेस है वो चीज आ जाती है इसके अंदर। और जो हमारा स्पाइनल कोड है, ठीक है ना, जो हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में जो क्या कहते हैं हमारा स्पाइनल कोड होता है, तो उसके अंदर जो स्पेस है वो जो क्या कहते हैं कैविटी, उसको बोलते हैं डोर्सल कैविटी। तो ये जो आपका चैप्टर था ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है।
ये हमारी कोशिश आपको कैसी लग रही है, हमारे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।